तो आइए शुरू करते हैं सत्य वचन। वो सत्य वचन जो एसी कमरों में नहीं, गांव की गलियों में कसमसा कर रह जाता है। वो सत्य वचन जो हवाई पट्टियों नहीं, गांव की पगडंडियों पर घूमता पाया जाता है। सत्य वचन नेताओं की ऐशगाह से कोसों दूर गांव के कहीं किसी कच्चे मकान में बारिश की बूंदों की तरह रिश्ता रहता है, जिस पर शायद ही कभी किसी की नजर पड़ती हो। उसी सत्य वचन को एबीपी न्यूज ने अपनी बड़ी टीम के जरिए आप तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और आज का सत्य वचन यह है कि इस बार की कोरोना लहर ने शहरों की बहुमंजिला इमारतों को हिलाकर रख दिया और गांव के जर्जर मकानों को और जर्जर कर दिया है। गांव-गांव से लाशें उठी हैं, किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने सपनों को खो दिया है। और सच तो यह है कि अगर अब भी गांव पर फोकस कर उसे बचा लिया जाए तो देश अपने आप बच सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान शहरों का देश नहीं, गांवों का देश है। और शायद इसीलिए आज पीएम मोदी ने भी जिला अधिकारियों से बात करते हुए यही कहा कि अब पूरा फोकस गांव पर रहना चाहिए, क्योंकि शहरों के बाद कोरोना गांव को दीमक की तरह खाने लगा है। और सत्य वचन यही है कि अगर गांव नहीं बचे तो फिर समझ लीजिए कुछ नहीं बचेगा। इस गांव में बीते एक महीने में 45 लोग और बीते करीब 2.5 महीनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 100 से कम नहीं मरे हैं सर, ऐसे तो गिनती नहीं है, 100 से ज्यादा हैं, 100 से कम नहीं है। चेक हुआ था, उसमें 23 कोरोना मिले हैं, 87 में। इस समय राजस्थान में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जोशीमठ से करीब 35 किलोमीटर दूर अब हम पहुंचे हैं फागती गांव में। और यहाँ की भी अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर यहाँ भी कुछ नहीं है। नेता लोग केवल वोट बटोरने के लिए आते हैं, बाकी गांव के लोगों को उनके हाल पे छोड़ के चले जाते हैं। ये मुंडे हुए सिर बताते हैं कि इनका कोई अपना चला गया, क्योंकि एक दो नहीं, गांव में दर्जनों से ऐसे ही नजर आते हैं। राहुल जी, आपके यहाँ किसका निधन हुआ? पिताजी का मेरे। 14 घंटा में सब कुछ हो गया। इस पूरे ग्राम सभा में कितने सारे लोग मरे होंगे अभी तक? सर लगभग 15 से 20 लोग मरे हैं, जिनका नाम हम बता नहीं पाएंगे। ये डरे हुए चेहरे सुनाते हैं कि इन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा है, क्योंकि लाशें इतनी गिरी कि सुबह की पौ फटने से ज्यादा काली रात का साया सा छाया नजर आता है। 8 साल के हैं, इससे पहले कभी देखा है कि एक महीने में 100 आदमी मर गए हो गाँव में? 100 से कम नहीं मरे हैं सर, ऐसे तो गिनती नहीं है, 100 से ज्यादा हैं, 100 से कम नहीं है। गौनर गांव के नवनिर्वाचित प्रधान कैलाश खुद कोविड पॉजिटिव हैं। उनके घर के बाहर कंटेनमेंट जोन का ये स्टिकर चिपका हुआ है। 40 से 50, 60, 70 के बीचों में उम्र वाले का ही ज्यादा हुआ है डेथ। हवा थी है बाकी कोरोना, लेकिन अब कौन जानता क्या होता। गांव के गांव ने कोरोना की त्रासदी झेली है, जिंदगी और मौत के बीच अटखेली है। लाशों के अंबार में अब भी एक बचा संसार है, जिसे बचाए रखना बहुत जरूरी है। हमें तो विश्वास है कोरोना की बीमारी है सर, चाहे बम्बई, चाहे गुजरात, चाहे तेलंगाना, हर जगह कोरोना की बीमारी तो है, हम तो मान रहे हैं। 8-10 मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे कोरोना की वजह से, तो उनकी सैंपलिंग के लिए हमारे को एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के पास फोन करना पड़ता है। 5 दिन से नंबर आता है। यहाँ पे एक मात्र स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें 5 गाँवें हैं, और स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली इतनी है कि वहाँ पे अभी डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य टीम कुछ नहीं है, वहाँ पे एक एनएम से ही काम चलाया जाता है। और जो दर्द गांव वालों की जुबान पर दिखा, उसी दर्द का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि गांव को बचाना होगा। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। और गांव को बचाने की मुहिम अब एबीपी न्यूज उठा चुका है। हमारे 3 संवाददाता रणवीर, मनोज वर्मा और मनीष उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान की कहानी लेकर आए हैं गांवों से, ताकि हुक्मरानों को जगाया जा सके।
आज हम आए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े शहर गोरखपुर। यहाँ ये जो गौनर गांव है ये सरदार नगर ब्लॉक का गांव है, लेकिन आजकल ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस गांव में बीते एक महीने में 45 लोग और बीते करीब 2.5 महीनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजस्थान के सीकर जिले के छोटी लोसल के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा हुआ है। इस वक्त हम जोशीमठ से करीब 30 किलोमीटर दूर सुराई थोटा के एक मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आसपास के करीब जो 5 गांव हैं वो यहीं से दवाई लेते हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ इस मेडिकल सेंटर में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। और शुरुआत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से करते हैं, क्योंकि कहते तो यही है कि खींच लाता है गांव में बूढ़ों का आशीर्वाद, लस्सी गुड़ के साथ बाजरे की रोटी का स्वाद। मगर इस बार गांव में पंचायत का चुनाव लोगों को खींच लाया था, जिसने बूढ़ों का आशीर्वाद भी छीन लिया और गुड़ लस्सी के स्वाद को भी बेस्वाद कर दिया। तो एकदम क्लियर, उसमें कोई शक नहीं है। खुल के लोग चुनाव किए हैं, पाबंदी लगी नहीं सरकार का। भीड़ भाड़ होती थी क्या? बहुत भीड़ ज़्यादा गैदरिंग चुनाव के दौरान थी और उस दरमियान लोग बाहर से भी आए थे, तो कह सकते हैं। और शासन प्रशासन की लापरवाही भी है। इसमें मुद्दा चुनाव है, उस चुनाव का मुद्दा अगर नहीं होता तो लोग बाहर से नहीं आते। अब बाहर से आए हैं तो भी ठीक है, लेकिन वो लोग मान लीजिए भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्मली कोई नहीं लगा रहा है, तो उसका रीज़न यही है मेन कि अब दूरी नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर के गांव गौनर की कहानी है, लोगों की जुबानी है और सत्य वचन तो यही है कि लाशों के ढेर पर रहनुमा इस बार चुने गए। मौत की बुनियाद पर लोकतंत्र की ईंटें सजाई गईं, जिसमें घर के घर वीरान हुए, शरीर के शरीर शमशान हुए। क्योंकि जिन लाशों की दास्तां गंगा के घाटों ने सुनाई, उसकी कलम की एक एक खूनी स्याही बूंद गांवों से होकर गुजरती है। और अब तक कहते भले रहें कि शहरों में कहां मिलता है वो सुकून जो गांव में था और नीम पीपल की छांव में था। मगर उसी पीपल की छांव इतनी पीड़ादायी हो जाएगी, किसी ने कल्पना नहीं की थी। मां की छांव छिन गई है, किसी के पिता का साया उठा, किसी ने नौजवान बेटे बेटियों को खोया। हर किसी का अपना दर्द है और इसका सत्य वचन यही कि इंसानी शरीर पीपल की डालियों पर लदे इन छोटे मटकों में जा समाये। और यह हाल सभी सूबों का हुआ, मगर पंचायत चुनाव ने उत्तर प्रदेश के गांवों को कुछ ज्यादा ही बदहाल कर दिया, बदतर कर दिया, बेजार कर दिया, जिसका हिसाब अब तक ना लग सका है। 10% लोग मास्क का यूज कर रहे हैं, 90% लोग मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। साफ तौर ये कह रहे हैं कि गांव में 10% ही लोग ऐसे होंगे जो मास्क पहन रहे हैं, बाकी लोग बिना मास्क के हैं। आंशिक लॉकडाउन है लेकिन फिर भी घूम रहे हैं। कभी 60 साल में देखें आपके गांव में कि एक आध महीने 1.5 महीने में इतने 50-60-100 लोग मर गए? नहीं सर, ना। हाँ, 18 टोला है करीब इतना नहीं होता था। इस समय बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या वजह क्या है? अब भगवान जाने क्या वजह है। हाँ। कोरोना और जो चीज़ होगा वो के लोग ये मानते हैं कि कोरोना ने गोरखपुर के गौनर गांव में तबाही मचाई। लोग ये भी मानते हैं कि पंचायत चुनाव ने सत्यानाश कर दिया। लोग ये भी मानते हैं कि अब टेस्टिंग की टीमें आ रही हैं। लेकिन जिस गांव में 100 के करीब मौतें हो चुकी हैं, उसी गांव में लोग बिना मास्क के नजर आते हैं, तो लगता यही है कि सब कुछ मानना बेमानी सा है। मास्क नहीं पहने हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए साफ तौर ये कह रहे हैं कि गांव में 10% ही लोग ऐसे होंगे जो मास्क पहन रहे हैं, बाकी लोग बिना मास्क के हैं। आंशिक लॉकडाउन है लेकिन फिर भी घूम रहे हैं। भाई साहब, मास्क वास्क नहीं लगाए हैं आप? अरे हम ऐसे बैठे थे महाराज, अब ले रहे हैं, शूट कर रहे हैं। मास्क हमारे पास खुद नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल मास्क नहीं है। गमछा होगा, कपड़ा होगा। भाई हम ऐसे वहाँ टहल रहे थे। हम आप भी पीछे ऐसे ही घूम रहे हैं? टहल रहे थे, हम ऐसे ही टहल रहे थे। हम क्या, हमें क्या पता था कि ये काम चल रहा है। क्योंकि ये हाल उस गांव का है जहां 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हरकत में आए प्रशासन ने गोरखपुर के गौहन गांव में जांच कराई। 78 लोगों का टेस्ट हुआ और 23 पॉजिटिव मिल गए, यानी गांव में पॉजिटिविटी रेट करीब 30% रहा। उसके बाद भी ये लापरवाही समझ से परे है।
गोरखपुर में आज हम लगभग 8,000 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। 8,000 टेस्ट, ये लगभग पिछले 1.5 साल 1.25 साल से सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, टोटल टेस्ट हमारे बड़े हैं, लेकिन क्योंकि संक्रमण बढ़ा है तो हमें इसको और बढ़ाने की जरूरत है। और जो आप उस तरह से लीजिए, 15,000 की आबादी है, सारी कवर कर दें। कोरोना की लहर नहीं, सुनामी के बाद प्रशासन जागा हुआ सा मालूम पड़ता है, क्योंकि ये तो जग जाहिर हो गया कि दूसरी लहर के लिए वक्त रहते वो तैयारियां नहीं की गई जो करनी चाहिए थी। ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोग इस बात की गवाही दे चुके हैं। गंगा में बहती लाशें, रेत में गड़े मुर्दे ये चीख चीख कर कह चुके हैं कि सरकारों ने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। लेकिन आज प्रधानमंत्री को जिलाधिकारियों से ये कहना पड़ा कि अब गांव पर जोर लगाइए, तबाही से बचाइए। टियर 2, टियर 3 सिटी को भी अलग से उसका एनालिसिस करें, ताकि आप फोकस वे में अपना स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर सकते हैं। कहाँ कितनी ताकत लगानी है, किस प्रकार की ताकत लगानी है, ये बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और इससे जब ये प्रकार से देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। और मैं भी लंबे अरसे तक आप ही की तरह कुछ न कुछ काम करते करते यहाँ पहुंचा हूँ। मेरा अनुभव है कि गांव के लोगों को अगर सही बात समय पर पहुंचा दी जाए तो वो बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, बहुत रिलीजियसली। और जो शहरों में कभी कभी हमको किसी चीज को लागू करने में मेहनत पड़ती है, गांव में उतनी मेहनत नहीं पड़ती। हाँ, क्लैरिटी चाहिए, गांव के अंदर एक टीम बनानी चाहिए। आप देखिए वो परिणाम खुद दे देते हैं आपको। आप लोग खुद गांव जाते हैं। 10 राज्यों के 54 डीएम से गांव को लेकर ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि ये लहर पिछली बार की तरह नहीं थी। इसने शहरों को उजाड़ा तो गांवों को भी खोखला कर दिया, क्योंकि जिस भी गांव में हमारे संवाददाता जाते हैं, हर जगह का हाल एक सरीखा दिखता है। और ये गांव तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल का ससुराल है। गांव छोटी लोसल, जिला सीकर, सूबा राजस्थान। और यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र का हाल क्या, जरा ये भी देख लीजिए। मैं इस वक्त जिस स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ा हूं, वो ये बताने के लिए काफी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान सरकार की चिकित्सा सुविधाएं कितनी कारगर हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा हुआ है। नहीं, अभी सर डेपुटेशन 15 दिन से तो एनएम भी नहीं है हमारे यहाँ, तो अभी तो सुविधा है नहीं। मैं कल शेमत साहब के पास भी गया था, परंतु वो मिले नहीं, कल ऑफिस में नहीं थे, तो इस वजह से मेरी बात नहीं हो पाई। तो ये बताएं, 15 दिन पहले तक तो यहाँ थी एनएम। 15 दिन पहले तो फिर हटा क्यों दिया उसको डेपुटेशन पे सिकल लगा दिया गया। इसका इश्यू अभी पता नहीं लगा है। कहने को तो स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर यहाँ कंक्रीट का ढांचा तैयार कर दिया गया, लेकिन ना डॉक्टर है, ना नर्स है, और बदहाली ये गांव की है। मगर सवाल ये है कि क्या प्राथमिक उपचार तक अगर यहाँ नहीं मिल पाता तो फिर इन दीवारों, इन छतों का मतलब क्या है? वो भी तब जब अकेले गांव में 17, 18, 19 मौतें हो चुकी हैं। और 32 साल के जगदीश की मौत के बाद तो पूरा परिवार नहीं, गांव ही सदमे में है। इस वक्त छोटी लोसल गांव के जिस घर में मैं खड़ा हूं, वहां पर कोरोना की वजह से एक जवान मौत हुई। जगदीश तकरीबन 32 साल के थे। तबीयत खराब हुई, कोरोना की जांच हुई तो पता चला कि उन्हें कोरोना का संक्रमण है। सांवली भर्ती कराया था और वहाँ रिपोर्ट जांच कराई थी। हाँ, फिर वहाँ को सांवली भर्ती करवा दिया। 5-6 दिन एडमिट रह गए, वहाँ डेट हो गई, वहाँ से डेट बॉडी आ गई, हमने दाग संस्कार कर दिया। और जरा कल्पना कीजिए, परिवार में एक मौत हो चुकी है कोरोना से, परिवार में अब तक बाकियों का टेस्ट नहीं हुआ कोरोना का। और ऐसा क्यों हुआ, यही जानने जब हम यहाँ से निकल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहाँ अब भी ऑक्सीजन न होने का कागज चस्पा मिला, और डॉक्टर ने तो सफाई का पुलिंदा मानो रट ही रखा है। हमारे पास में कोरोना के लिए ऑक्सीजन फिलहाल अवेलेबल है। क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मेडिसिन के लिए जहाँ तक बात है, तो जो कम लक्षण वाले केस होते हैं उनको तो हम देख के और यही ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो ज़्यादा सीरियस केस होते हैं तो उनको हम सांवली सीकर के लिए हम रेफर कर देते हैं उनको। पदाधिकारियों के पास बहानों और आंकड़ों की कमी नहीं है, और गाँवों में बीमारों और उससे उपजी मौतों के अफसानों की कमी नहीं है। राजस्थान की रेतीली जमीन का यही हाल है, उत्तर प्रदेश के हरे भरे खेतों की यही दास्तां। अब चलिए जरा पहाड़ों का सत्यवचन भी देखते हैं।
राजधानी दिल्ली से कोसों दूर उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ों को पार करते हुए, दूभर रास्तों पर 5 किलोमीटर पैदल चलते हुए, चढ़ते हुए, नदी पर बने पतले से पुल को पार करते हुए संवाददाता मनोज वर्मा बड़ी मुश्किल से जान हथेली पर रखकर जोशीमठ के भल्ला गांव तक पहुंच गए, ताकि हकीकत के सत्य वचन को जुबानी जमा खर्ची के सामने रखा जा सके। एबीपी न्यूज आपको लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम पहुंचे हैं जोशीमठ से 30 किलोमीटर दूर भल्ला और सुकी गांव में। आपको बता दें कि इस गांव की खासियत यह है कि इस गांव के अंदर किसी भी बाहरी शख्स को आने की इजाजत नहीं है और यही वजह है कि इस गांव के अंदर कोई भी शख्स पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे एक मात्र स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें 5 गाँवें हैं और स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली इतनी है कि वहाँ पे अभी डॉक्टर नहीं है, टीम कुछ नहीं है। वहाँ पे एक एनएम से ही काम चलाया जाता है। लगातार हम लोगों की जागरूकता के कारण हमारे गांव में भी अभी रैपिड टेस्ट हो चुके हैं। और ऐसे में सत्य वचन यही है कि गांव ने अपनी सावधानी से जैसे तैसे खुद को बचा तो लिया है, मगर गांव में लोग बीमार हैं। टेस्टिंग हुई लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं मिली और सत्य वचन कहते हुए गांव के प्रधान बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवा नाम की चिड़िया यहां तक पहुंची ही नहीं। महोदय, स्वास्थ्य की बात करूं तो काफ़ी दुखद है स्वास्थ्य की जो बातें करें, मगर ये हमारे जो गांव के क्षेत्रीय लोग हैं इनके अंदर काफ़ी सहानुभूतियां हैं और ये हिम्मत से काम करते हैं। और मैं कहूँगा कि सभी लोगों गांव की ग्राम पंचायतों में सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं होता है प्रवेश तो कहीं ना कहीं हम गाँव बचा जा सकता है। कलावती जी, ये बताइए कि कितनी समस्या इस पहाड़ी इलाके में आती है? 5 गाँव को आप देखती हैं और यहाँ डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो वो इलाज के लिए कहाँ जाएगा? और कोरोना की इतनी भयंकर स्थिति चल रही है। जी, कोरोना के उसमें तो सारे जोशीमठ जाते सर, जोशीमठ में। बाकी यहाँ तो दवाई जो पॉजिटिव निकले तो जोशीमठ से ही आती दवाई। जी, दवाई भी जोशीमठ से ही आएगी? हाँ जी, वहीं से आती है, हमारी सियासी से आती है, वहीं से लेते जी। और फिर यहाँ पर कोरोना भी मिल ही रहा है। तो फिर ऐसे में सवाल है कि हमारे संवाददाता जब ऐसी मुश्किल जगह पर पहुंच सकते हैं तो प्रशासन को पहुंचने में क्या दिक्कत आ रही है? और अब तो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि कुछ भी हो जाए गांव तक पहुंचना ही होगा। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है। तो सत्य वचन कोरोना काल में यही है कि गांव को बचाए बिना देश नहीं बचेगा। पिछली बार की तरह लापरवाह होने की जगह जरूरी यह है कि गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जाए। गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकेंद्रीकरण किया जाए, क्योंकि शहरों के अस्पताल कैसे चरमरा गए ये देखिए, किसी से छिपा तो है नहीं, हम सब ने देखा। अब वक्त की मांग है कि डॉक्टर्स और नर्सेस के खाली पद फौरन भर दिए जाएं, क्योंकि देश में कुल 6,40,867 गांव हैं। हिंदुस्तान की 90 करोड़ जनता इन्हीं गांवों में बसती है। देखिए, देश की कुल आबादी का 65% हिस्सा गांव में बसता है, जो आजादी के 74 साल बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम है। कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे शांत हो रही है, मगर जरा सी लापरवाही और तीसरी लहर की आशंका से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसीलिए सत्य वचन यही है कि अभी से जुट जाने की जरूरत है। ठेले पर बीमार पिता का शरीर और तेज कदमों से बेटे की जिंदगी बचा लेने की जद्दोजहद। ये बिहार का सीवान है और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था। ऐसी अनगिनत तस्वीरों ने इस दौर में देश के नाते, समाज के नाते, सरकार के नाते, सिस्टम के नाते, यहां तक कि इंसान के नाते हम सबको झकझोर कर रख दिया है।
ले जा रहे हैं कि एम्बुलेंस वाले के पास, सरकारी एम्बुलेंस वाले के पास 10 बार फ़ोन किए हैं, वो अभी फ़ोन नहीं उठाया है। उसके बाद से हम कोई ना कोई व्यवस्था करके ठेला पर ले जा रहे हैं। कई बार फ़ोन किए, कई बार मिन्नतें की, लेकिन एम्बुलेंस ना आई। तो सीवान के सिसवा खुर्द गांव के एक बेटे ने पिता को बड़ी ही आत्मनिर्भरता से यूं ठेले पर लाद लिया और दूसरे अस्पताल के लिए निकल गया, क्योंकि आरोप यही है कि सरकारी अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया था। ले जा रहे हैं कि एम्बुलेंस वाले के पास, सरकारी एम्बुलेंस वाले के पास 10 बार फ़ोन किए हैं, वो अभी फ़ोन नहीं उठाया। और गाँव की स्वास्थ्य व्यवस्था का इससे बड़ा सत्यवचन और क्या हो सकता है, क्योंकि तस्वीर तो झूठ बोलती नहीं। और सत्य वचन ये है कि अगर हिंदुस्तान के गांवों को इस स्थिति से नहीं निकाला गया तो आगे हालात और बदतर हो सकते हैं। बिहार में जब स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का ये हाल है तो बाकियों की कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है, क्योंकि जिला मुजफ्फरपुर में तो राहुल नगर मोहल्ले में 100 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। 2 दर्जन मौतें हो चुकी हैं। आगे इसे रोकने का एक ही उपाय नजर आता है कि वैक्सीनेशन तेजी से हो, जो कि अप्रैल के मुकाबले मई में काफी धीमा हो चुका है। और अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो 17 मई को 15,10,418, 18 मई को 13,12,155, 19 मई को 11,66,090, यानी 3 दिनों में ही आंकड़े गिरते हुए नजर आते हैं। जबकि जरूरत यह है कि अभी 60 लाख लोगों को हर रोज वैक्सीन लगाई जाए। मगर अगर इसी रफ्तार से वैक्सीन लगती रही तो यकीन मानिए वयस्क आबादी को ही वैक्सीन लगाने में कम से कम 2.5 साल लग जाएगा। और तब तक आशंका के मुताबिक ना जाने कौन सी लहर आ जाएगी और ना जाने कितने घर तबाह हो जाएंगे। इस रफ्तार को बढ़ाने की सख्त जरूरत है।